हेलो एट्थ क्लास। आज हम सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत भाग 3 ये 2 पुस्तकें हैं। वैसे अब एक ही पुस्तक हो गई, तो ये भाग 1 से छठे पाठ उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी पढ़ेंगे। तो औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। औपनिवेशिक शासन जो कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में किया, उपनिवेश बनाया हुआ था। तो उपनिवेश यानी कि यहाँ के जितने भी संसाधन थे उनको अपने फ़ायदे के लिए वो लोग प्रयोग कर रहे थे। तो पश्चिमी विश्व में के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैलने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में यहाँ को आ रहे थे। लेकिन भारतीय शहर जो थे वो पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेज़ी से नहीं फैले। तो ये दिया है मसूलीपट्टनम का, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम जो कि एक समय था पड़ा था, तो वहाँ का एक दृश्य है। तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश के संसाधनों को, हमारे देश की जितनी भी जो भी हमारे यहाँ पर सामान बनता था उन सबको अपने औद्योगिकरण के कारण हमारे वहाँ की मांग घट गई थी। तो इसीलिए हमारे देश जो थे पश्चिमी यूरोप की तरह विकसित नहीं हुए। अब प्रेसिडेंसी शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों, व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ा। ये शहर भारत के ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे और दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ गए क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहले जैसे नहीं रहे। अंग्रेज़ों ने स्थानीय राज्यों को हरा दिया, शासन के नए केंद्र पैदा हुए, तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ और केवल 11% लोग जबकि शहरों में उस समय रहते थे। तो ये है 18वीं सदी में बम्बई का बंदरगाह। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। तो नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी। आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में जानते हैं और यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। इस दौरान इसमें छोटे मोटे गैप अंतराल आते रहे। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियाँ अलग अलग समय पर बसाई गईं। तो यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है, देखिए। इसमें जो है शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहाँ ने बसाया था दिल्ली को, ही पुराना नाम उसका। तो यहाँ पर लाल किला है, लाल किला दिख रहा है कहीं पे, हाँ इधर है। तो यहाँ पर जो है यमुना नदी यहाँ पर होके बह रही है और अब आज इसका रास्ता बदल गया है, नाव किनारे की तरफ बढ़ रही है। उस को अब दरियागंज कहा जाता है। दरिया का मतलब नदी और गंज का मतलब बाज़ार। तो दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे और सबसे शानदार राजधानी शाहजहाँ ने बसाई थी, शाहजहानाबाद के नाम से, जो कि 1639 में इसकी स्थापना हुई। इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले के महल का परिसर, पूरा आंगन बनाया गया था। पश्चिम की ओर 14 दरवाज़ों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहाँ से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिद थी और इससे ऊंचे कोई स्थान नहीं था। शाहजहाँ के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ। यहाँ कई दरगाह, खानका और ईदगाह थी। बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुल देसेक और जलधाराओं पर दिल्ली वाले नाज करते थे। तो दरगाह सूफी संत का मकबरा होता है। खानका यात्रियों के लिए विश्राम और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर, मतलब भगवान संबंधी, ईश्वर संबंधी मामलों पर विचार करते, संतों का आशीर्वाद लेते और नृत्य संगीत कार्यक्रम का आनंद लेते। ईदगाह मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना त्यौहार होते हैं। कुल देश एक ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। इसीलिए मीर तकी मीर, जो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। इतना सुंदर लगता था। लेकिन ये आदर्श शहर में आयशो आराम भी कुछ लोगों के हिस्से में था। अमीर और गरीब के बीच बहुत फासला था, बहुत अंतर था और हवेलियों के बीच में गरीबों के असंख्य अच्छे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी।
त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे, सो अलग, यानी कि लड़ाइयाँ हो जाती थी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का पूर्वी दरवाज़ा थॉमस डैनियल का एक चित्र है और मीनारों पूरे गुंबदों वाली यह भारत की पहली मस्जिद है, जामा मस्जिद जो है, और ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। यहाँ पर एक स्रोत दिया है जहाँ पर वो कहते हैं कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, 1739 तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही लूटखसुट का सामना कर चुका था और शहर के पतन पर दुख भरे लहजे में 18वीं सदी के उर्दू शायर मीर तकी मीर कहते हैं, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। यानी कि जो किसी ज़माने में दुनिया का सबसे भव्य शहर था, नई दिल्ली का निर्माण। तो 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठा को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण किया और ब्रिटिश भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता थी, इसलिए मुग़ल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। तभी हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है 1911 में बनना शुरू हुआ, जब दिल्ली अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी बनाई। एक अतीत का ध्वंस, अतीत यानी बीते हुए समय का ध्वंस यानी नाश होना, नष्ट होना। 1857 से पहले दिल्ली की हालत दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीय और अंग्रेज़ों की बस्तियां अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज़ लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था, ख़ासतौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध यानी कि पहले दिल्ली के अंग्रेज़ भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानी के साथ रहते थे, उर्दू फारसी संस्कृति और शायरी का मज़ा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानवशास्त्र के क्षेत्र में नए युग को सूत्रपात किया। मुख्य रूप से उर्दू भाषा का काम होता था। अब वहाँ सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल कहते हैं। 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ उसके में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर किया। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। तो ये दिखाया है यहाँ पे, ब्रिटिश टुकड़ियाँ जो हैं वो फिर बदला ले रही हैं। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो बदले और लूटपाट पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को इन्होंने शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले, और इस तरह से उन्होंने पूरा यहाँ पर वर्णन किया। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, जो अपनी अमार है, वहाँ भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया, उसकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी। अंग्रेज़ दिल्ली के मुग़ल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि मुग़ल को पूरा नामो निशान वहाँ से हट जाए। गुल फरोशान, फूलों का त्यौहार होता है। पुनर्जागरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियाँ होती हैं। तो स्रोत 2, कभी इस नाम का भी एक शहर हुआ। दिल्ली में आ रहे बदलाव पर गालिब गहरे तौर पर दुखी थे। उन्होंने दिल्ली के अतीत पर लिखा, क्या लिखूं, दिल्ली की ज़िंदगी तो किले, चांदनी चौक, यमुना के पुल पर जमने वाली चौकड़ियों और सालाना गुल फरोशान से धड़कती है। या जब ये सारी चीज़ें ही यहाँ नहीं तो दिल्ली जिंदा कैसे रह सकती है। हाँ, हिंदुस्तान में कभी इस नाम का भी शहर हुआ तो ज़रूर है। तो ये जामा मस्जिद का चित्र है यहाँ पे, और मस्जिद के चारों बनी इमारतों को 1857 की बगावत के बाद साफ़ कर दिया जितनी ये थी, और उसके बाद का ये चित्र है। इस तरह से हालत हो गए थे। तो उन्होंने किले के इर्द गिर्द सारा इलाका साफ़ कर दिया, वहाँ के बाग, मैदान, मस्जिद सब नष्ट कर दिए। अंग्रेज़ आसपास के इलाके को सुरक्षित रखना चाहते थे। ख़ास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया, उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे कि एक को बेकरी में तब्दील किया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। शहर का एक तिहाई हिस्सा ढहा दिया गया, नहरों को पाट कर समतल कर दिया। रेलवे की स्थापना करने, शहर को चारदीवारी से बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज़ उत्तर की ओर चले, विशाल सिविल लाइन्स के इलाके में रहने लगे। पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बनाया और 1877 में उसे बंद कर दिया। एक नई राजधानी की योजना। अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वॉइस रॉय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया, और उस समय कलकत्ता ही राजधानी थी, लेकिन फिर भी दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो हो सकता है दिल्ली को भविष्य के लिए राजधानी के लिए उन्होंने तैयार लोगों को जताना चाहा। तो ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाह 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। तो हो सकता है कि उन्होंने
मुग़ल बादशाह के महत्व को और उसको मुग़ल बादशाह को मुखिया मानते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में ऐसा किया। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक, तो इस तरह से बनवाया गया था यहाँ पे। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में भी एक दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण हुआ। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकार आर्किटेक्टों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिज़ाइन करने का जिम्मा सौंपा गया। तो ये रायसीना पहाड़ी के ऊपर वायसरॉय पैलेस है, राष्ट्रपति भवन है ये। और नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसरॉय के महल, इस समय जो राष्ट्रपति भवन है हमारा, तक जाने वाला किंग्सवे, इस समय जो राजपथ है, और इस समय इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसरॉय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प की थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक दिखाने के लिए उन्होंने वायसरॉय का जो महल था वो शाहजहाँ की जामा मस्जिद से भी ऊंचा रखा। नई दिल्ली के निर्माण में 20 साल लगे और उनका इरादा था कि शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो और उसमें भीड़ भरे मोहल्ला और सकरी गलियों की कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतें कल्पना की गई। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ, अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारी बीमारी का स्रोत दिखाई देते थे, इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी की निकासी और नालियों की पूरी व्यवस्था की गई। हरा भरा बनाया गया, पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। नई दिल्ली की कल्पना स्रोत 3 हैं। दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसरॉय हार्डिंग ने वजह बताई। यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। तो वास्तुकार है हर्बर्ट बेकर की राय में नई राजधानी अच्छे शासन और एकजुटता का पाषाण प्रतीक होनी चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत नहीं, यह पनपती हुई नई सभ्यता है। इसमें पूर्व और पश्चिम की श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। दिल्ली के वास्तुशिल्प में इस तथ्य की झलक मिलनी चाहिए। विभाजन के समय जीवन। 1947 में भारत के विभाजन के समय नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई, यानी एक जगह से दूसरी जगह गए। इसका नतीजा हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गया और शहर की संस्कृति बिल्कुल अलग हो गई। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए, घर घर लूट दिए गए, जला दिए गए और दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए और लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए काम चलाओ शिविरों में रहने लगे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई। दिल्ली की आबादी 5 लाख की वृद्धि हो गई, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में रहने लगे और कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिल गया और कुछ लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर, तिलक नगर जैसी बस्तियाँ इसी समय बसी। दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान स्टॉल खुल गए, नए कॉलेज, स्कूल और कॉलेज खोले गए। जो लोग यहाँ आए थे उनकी जगह शरणार्थियों के निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी, मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी, छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और व्यवसाय बदल दिए। फेरी वालों, पटरी वालों, बढ़ई और लोहारों के तौर पर उन्होंने रोजगार अपनाए और बहुत सारे नए व्यवसाय में सफल भी रहे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह से बदल दिया। भोजन, पहनावा और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। तो विभाजन के समय हजारों लोग दिल्ली में बने शरणार्थी शिविरों में इस तरह से रहे। पुराने शहर के भीतर इसी बीच पुराना शहर यानी शाहजहानाबाद में अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहर से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था बल्कि दूसरी घरेलू जरूरत के लिए पानी मिलता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं की व्यवस्था, बावड़ी जो होती थी, अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त हो गई और ये ऐसे समय था जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। तो बावड़ियाँ होती थी, सीढ़ियाँ होती थी, नीचे पानी और तो
टूटी फूटी नहरें जो थी इसको बढ़ती आबादी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकी और 19वीं सदी के आखिर में शाहजहां ने नलियों को बंद कर दिया गया। खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की। धीरे धीरे प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते नालों के बदबू परेशान करने लगी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्चने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपये खर्च किए गए। हवेलियों का पतन। ये चांदनी चौक है दिल्ली का उस समय में। और जो 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगल कालीन कुलीन वर्ग भव्य हवेलियाँ रहती थी। 19वीं सदी के मध्य में नक्शा पर कम से कम 100 हवेलियाँ हैं। 4 दीवारी से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थी। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आए खुले आंगन में पहुंचते थे। इसके एक तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे, जिसमें सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। भीतर आंगन होता था और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। फर्नीचर बहुत कम होता था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थीं। गाड़ीवान, तंबू लगाने वालों, मशालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन की विशाल इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थी। फलस्वरूप हवेलियाँ बढ़ने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियाँ जो के हिस्से सड़क पर खुलते थे वहाँ दुकानें और गोदाम बन गए और नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गई और बहुत सारी उपयोग न होने का बेकार हो गई। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। बंगले एकल परिवारों के लिए थे, इसलिए इनमें एक मंजिल की ढलवा वाली छत वाली इमारतें थी और ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ में खुले स्थान पर होते थे। रहने, खाने और सोने कमरे अलग होते थे। एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा था। रसोई घर, अस्तबल यानी घोड़े के रहने का, और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग होते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जन नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों अन्य कार्यकर पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थी। नगर पालिका योजना बनाती है। 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। तो ये औपनिवेशिक बंगला है एक। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उनका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लॉक ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से विस्तार योजना तैयार करी और उसकी सोच थी यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग नई तरफ के चौराहे बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय गई। सभी सड़कों की चौड़ाई आकार स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया और इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने में मदद करी। 1912 में भी नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान रहने वाले मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी। ये एक पुरानी दिल्ली की एक सड़क है। अब ये कुछ अन्यत्र दिया है, नई बुक्स में तो हर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर। तो 1890 के दशक में की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार आर्किटेक्ट जो बिल्डिंगों और इमारतों के नक्शे बनाता है, तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। वहां बेकर की मुलाकात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स से हुई, जिसने बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन और यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का महत्व पैदा कर दिया। और ये जो 17 नंबर चित्र है ये वाला, ये दक्षिण अफ्रीका स्थित प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग है, जिसकी रूपरेखा बेकर ने तैयार की थी। इसमें प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प के तत्वों का इस्तेमाल है, जिसका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में भी इस्तेमाल किया। यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की तरह एक पहाड़ी पर स्थित थी, जैसे यह है 16 वाला। और सत्ता में बैठे लोग जो हैं अधिकतर नीचे से ऊपर की ओर देखने की बजाय ऊपर से नीचे की ओर देखना पसंद करते हैं। इसीलिए यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों को शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था पहाड़ी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा।